कराची वाटर एंड सीवरेज पहले बोर्ड एम्प्लॉइज हैं जो गटर साफ करते हैं, इनको कुंडी वैन कहा जाता है। तो इनके साथ हमने काफ़ी दफ़ा प्रोग्राम किए हैं, इनके साथ रवाबत रखे हैं, मिलते हैं हम इनसे। और नईम सादिक साहब की मेहरबानी है कि जब ये हमें हुक्म करते हैं थोड़े इसके ऊपर काम करने का, तो मुझे कह रहे नहीं बोलना, तो हम काम करते हैं और ये तवज्जो दिलाते हैं। और 3 लोग आज से कोई 8-9 महीने पहले उस्मानाबाद में जो गार्डन जू है उसके इलाके में मरे थे। फिर तो 2-2.5 महीने पहले केसर टाउन खुदा की बस्ती सुरजानी में भी उनकी डेथ हुई थी कि वो मेन रोड में उतरे थे। नईम सादिक साहब ने इस पर लिखा, सारा मकानी यहाँ हमारे साथ हैं और ये इनकी ग्रेटनेस है कि ये हमारे साथ फील्ड में भी जब हमें ज़रूरत पड़ी इनकी, तो ये हमारे साथ यूनाइटेड कॉलोनी लोगों के मुतासिरीन के घरों में भी। तो आज का जो फोरम है वो बुनियादी तौर पे आप लोगों को, आपके ज़रिए दूसरे दोस्तों को जो कुंडी मैन के इश्यूज़ हैं आज के दौर में, वो जो मैनुअल तरीके से सफाई होती है, मशीनरी होने के बावजूद होती है और उनकी ज़िंदगियाँ कितनी रिस्क पे होती हैं, जो उनको मुआवजा मिलता है वो कितना मिलता है, वो काम कितना अहम करते हैं और कितनी तादाद में। ये मौसमदा जो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की जो मजदूर यूनियन है, उनके जनरल सेक्रेटरी भी यहाँ पे हमारे साथ आज गुफ्तगू में है। तो मैं बगैर ज़्यादा बात किए, ये लोग शहर का अहम हिस्सा है, शहर का बहुत काम करते हैं। आज जैसा भी है कराची, जिस तरह भी है, जितने आप उनको वसाइल देते हैं उससे वो कहीं ज़्यादा जान मार के इस तरह का शहर आपको पेश करते हैं। जितनी ज़रूरत है कुंडी मैनों की वो ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा कहीं रिक्वायर्ड है। और ये जो मौजूदा कुंडी मैन है, डेली वेजेस पे एक अहम काम जो परमानेंट जॉब है, जो रोज़ ज़रूरत है, और उन्हीं कुंडी मैनों को एक्सटेंशन दी जाती है सालों साल, लेकिन उनको डेली वेजेस इसलिए भर्ती किया जाता है कि उनको परमानेंट बुनियाद पे जो सैलरी में इजाफा है या कुछ और बेनिफिट्स ना मिले। तो ये इश्यूज हैं। एक 8 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, उसको हम सब देखेंगे। उसके बाद मोहतरम जनाब नईम सादिक साहब इस पर बात करेंगी, सारा मलकानी साहबा इस पर गुफ्तगू करेंगे। और ये इशू जो है कितना अहम इशू है, इसके ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं। पहले एक डॉक्यूमेंट्री देखते हैं प्लीज। तो ये हमारे शहर के लिए सर्विस प्रोवाइडर है। हम क्या सोचते हैं इनके लिए, क्या कर सकते हैं। जिस इदारे के साथ आप को बसना है, जहां आप बैठते हैं, जिस आबादी में आप रहते हैं, हमारा इस कम्युनिटी के साथ क्या रवैया है। मोहतरम जनाब नईम सादिक साहब, मुझे खुशी है कि मैं नईम सादिक साहब को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, जिन्होंने हमेशा इस कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए, इस कम्युनिटी के लिए हर मौका पर लड़ाई की, कोर्ट हो, समाजी शोबा हो, माशी शोबा हो, उनकी और उनकी टीम ने, पूरी टीम ने हमेशा इनके लिए मुजाहरे भी किए, वॉक भी किए और जाके आबादियों में इनके साथ टाइम भी गुजारा। नईम सादिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। जिस बेरहमी और गंदगी और बेकसी की तस्वीर आपने देखी, इसमें ज़रूर उन लोगों के मसाइल और मजबूरियां तो हैं शामिल,
जो ये काम करते हैं, मगर मैं सोचता हूँ कि उससे ज़्यादा इसमें जो चीज़ शामिल है वो हमारी बेहिसी और हमारी कम इंसानी या डिह्यूमनाइजेशन हमारी अपनी शामिल है कि हम अपने भाइयों से, अपने शहरियों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे लिए ये काम करें। तो अगर ये बहुत बड़ा मसला है तो ये सबसे बड़ा मसला हमारा है, हमारी खामियों का है कि हम अपनी ज़िंदगियों में इतने मसरूफ़ हैं कि हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये कौन लोग हैं, ये कहाँ रहते हैं, इनके क्या मसाइल हैं, ये क्यों उधर जाते हैं। हम तो कभी भी नहीं काम नहीं करना चाहते, तो हम कैसे नज़रअंदाज कर देते हैं एक हज़ारों लाखों लोगों का ये रोज़ाना काम करना इस गंदगी में और मर जाना, और उनकी एवरेज उम्र है 45 साल, और जिन साहब की आपने तस्वीर देखी उनकी वफात हो चुकी है, हालांकि वो कंसिडरेबली यंग आदमी है और ये तकरीबन रीसेंट फिल्म है। मैं आपके सामने कुछ गुजारिशात रखना चाहता हूँ जो कि आज की डिस्कशन का मौजू बनेगी, जिस पे आप अपने ख्यालात बताइएगा और उसके बारे में मज़ीद करके उनमें इजाफा कीजिएगा। पहली बात तो ये है कि क्या हमारे ये शहरी और इनके बच्चे सारी उम्र यही काम करेंगे और उनकी आने वाली नस्ल भी यही काम करेगी और हम उसको उसी तरीके से नज़रअंदाज करेंगे जैसे हम 80 साल से करते आए हैं? इस सवाल का जवाब हमें हाँ या ना में देना लाजमी है। दूसरा सवाल ये है कि क्या मुहज़्ज़ब दुनिया आजकल यही तरीका इस्तेमाल करती है? क्या दुनिया के किसी भी मुहज़्ज़ब मुल्क में आज भी लोग इस तरीके से गटर में जाते हैं, या उन्होंने कोई और तरीका इख्तियार किया है? और वो क्या तरीका है वो हमें मालूम है। उसके लिए कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने 90 करोड़ की मशीनें खरीदी हुई हैं। हम वो क्यों नहीं इस्तेमाल करते? इसका जवाब हमें हाँ या ना में मिलना चाहिए। क्या हम ये समझते हैं कि हम इस काम को बिल्कुल ही ख़त्म कर सकते हैं और पाकिस्तान एक वो मुहज़्ज़ब मुल्क बन सकता है जिसमें कि कोई शहरी गटर के अंदर ना जाए? क्या ये मुमकिन है? क्या इसके ऊपर हम एक कानून पास करवा सकते हैं? क्या इसके ऊपर हम समाजी जद्दोजहद कर सकते हैं? क्या इसके ऊपर हम हुकूमत के साथ प्रेशराइज कर सकते हैं? इन सवालों के जवाब अगर आपके जहन में ना है तो हमें ये महफिल आप अभी से ही ख़त्म कर देनी चाहिए और सीमा साहिबा की चाय पी के चले जाना चाहिए वापस। मगर इन सवालों का जवाब हम ये समझते हैं और हमारी मुअज़्ज़ज़ वकील समझती हैं कि इसका जवाब है हाँ, ये तब्दीली हो सकती है अगर हम उठें और ये इस पर हम बात करें और हम सब वो काम करें जो इसके लिए ज़रूरी है। इसमें कि एक नए कानून का बनाना भी लाजमी है और हमारी पार्लियामेंट वैसे तो कोई काम नहीं करती मगर कानून पास करने में मशहूर है ना, दर्जनों एक ही दिन में पास कर देती है। भाई ये भी हो सकता है। अगला सवाल मेरा ये है कि क्या हमारी सोच इस बात पर महदूद है कि हम अपने भाइयों को मरने दें और सिर्फ इस बात पे बहस करें कि मरने के बाद उन्हें क्या मुआवजा मिलना चाहिए या उन्हें मुआवजा कम मिलता है और वो ज्यादा होना चाहिए? क्या ये हम इस सोच को बरकरार रखना चाहते हैं? इसका जवाब हमें
हाँ या ना में मिलना चाहिए। क्या हमारी सोच में ये है कि पूरी दुनिया में अगर कोई हेल्थ और सेफ्टी की वजह से किसी को अगर कोई हेल्थ एंड सेफ्टी की वजह से कोई मजदूर को नुकसान पहुंचे या उसे मौत वाक़या हो जाए तो उस इदारे के सरबराह की ज़ाती लायबिलिटी होती है और वो अक्सर जेल भेजा जाता है। क्या जो 6 बंदे सिर्फ कराची में मरे हैं पिछले 6 महीनों में, क्या उनमें से एक केस में भी KWSC के CEO पर FIR कटी है? क्या हमारा ख्याल है कि नहीं कटनी चाहिए और वो अपने दफ्तरों में बैठे रहे और हमें गढ़ों में भेजते रहे और हम मरते रहे और उसके बाद कोई हमारे घर में आके 1-2 लाख रुपया दे के चला जाए? ये बात का फैसला हमको एक लफ्ज भी करना है, हाँ में या ना में। क्या आपने सोचा कि ये जो कराची में 6 बंदे मरे और 12 बंदे इसी इस्लामी पंजाब में मरे, जो कि फैसलाबाद और साहिवाल और लाहौर की वासा, उनको वाटर एंड सीवरेज अथॉरिटी कहते हैं, उनका काम करते हुए मरे। क्या हमने सोचा कि वो ना यहाँ के KWSC के लोग थे और ना वहां के वासा के लोग थे, वो सब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, प्राइवेटली कॉन्ट्रैक्टेड लोग क्यों थे? क्या हमने ये सवाल किया कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का बजट जो कि कल ही अनाउंस हुआ है 54 बिलियन रुपीस है, 54 बिलियन रुपीस है, बट इनका कोई आदमी गटर में क्यों नहीं जाता है? जो गटर में जाने वाले लोग हैं वो तो कोई और हैं, वो तो कोई और मखलूक हैं। जो 18 लोग मरे हैं पिछले 6 महीनों में, वो सब के सब प्राइवेट लोग थे। ये सवाल क्यों नहीं उठाया गया अभी तक? इसका ये मतलब है कि हमने कुछ लोगों को मुख्तस किया हुआ है इस काम के लिए कि तुम गरीब हो, तुम कमतर हो, तुम जाया करो गटर में, हम दूर से बैठ के तमाशा देखेंगे, तुम जाके मर जाया करो, फिर हमारा कोई बंदा जाके तुम्हें 1 लाख रुपया देके इस कहानी को खत्म करेगा और उसके बाद तुम्हारा बेटा जाएगा। और शायद आपको पता नहीं है कि जो कराची में 3 बंदे अभी जो मरे हैं वो बाप, बेटा और भांजा मरे हैं। ये कैसे हो गया? KWSC का आदमी क्यों नहीं था वहां पे? बजट तो 54 बिलियन KWSC का है, गाड़ियां इनकी हैं, 90 करोड़ की इन्होंने गाड़ियां खरीदी हुई हैं, कोई 130 गाड़ियां हैं इनके पास, वो क्यों नहीं जाती, वो ये काम क्यों नहीं करती? तो ये काम बंद होना चाहिए। हमारे मुल्क में हमको ये तकरीर नहीं है, हमें किसी शहरी को भी कमतर नहीं समझना चाहिए। और अगर जाना है तो वजीर आजम के बच्चे क्यों नहीं जाते गटर के अंदर सफाई करने के लिए, अगर ये इतना ही अच्छा काम है तो? नेक्स्ट, ये सवाल हमें अपने आप से पूछना है, क्या हमारे ये जो भाई हैं, हम इनको इस चुंगल से, जो कि ये सदियों से नस्ल दर नस्ल ये काम कर रहे हैं, इनको निकाल सकते हैं? इसका जवाब एक लफ्ज में है, जी हम इसको निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ भी 50 लोग जो बैठे हुए हैं ये मिलकर फैसला करें, हम इनका कराची में स्टार्ट करते हुए एक सर्वे कर सकते हैं कि कराची में कौन से ऐसे लोग हैं जो ये काम करते हैं। और जाहिर बात है वो KWSC के लोग नहीं हैं, वो प्राइवेट लोग हैं। डिफेंस में तकरीबन 20 जगह ऐसी हैं, सिर्फ डिफेंस में, जहां पे ये लोग 3-3, 4-4, 5-5 की टुकड़ियों में बैठे होते हैं। तो मेरा एस्टिमेट है कि कराची शहर में कम से कम 200 जगह ऐसी हैं जहां पे ये 2-2, 4-4, 6-6 की तादाद में बैठे होते हैं और इनको बुलाया जाता है ये काम करने के लिए, और इनको गटर में जबरदस्ती उस तरीके से डाला जाता है जैसे 1000 साल पहले कोई गटर में जाता होगा और वो फिर जाके मर जाता होगा। इन सवालों के जवाब मैं आपसे मुद्दबाना
لینا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس گاڑی کو آگے لے کے جائیں۔ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ نہ صرف ان کا سروے کریں، ہمیں ایک ایک آدمی کا نام، CNIC، عمر، ایڈریس پتہ ہو، بلکہ ہم اس سے جا کے پوچھیں کہ تم کو ہم اس کام سے ختم کرانا چاہتے ہیں، آپ بتائیں کہ آپ اور کیا کر سکتے ہیں، ہم آپ کو کسی چیز میں ٹرین کر سکتے ہیں، ہم آپ کو کوئی نیا ہنر دے سکتے ہیں، ہم آپ کو کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں، آپ ایک نیا کام کریں تاکہ آپ اور آپ کے بچے ان کاموں سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کریں۔ اور پاکستان حکومت کے پاس بے تحاشا پیسے ہیں، وہ مشینیں خریدے اور یہ لوکلی بھی بن جاتی ہیں 20-25 لاکھ میں، ہمیں کوئی باہر سے 4 کروڑ کی مشین امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بہت سے شہریوں نے ایسی مشین جس کا نام بھلائی ہے وہ بھی بنائی ہوئی ہے، اسی کو دیکھ کے اور بنائیں، ہزاروں کی تعداد میں بنائیں، ہر چھوٹے محلے میں وہ مشین ہو، اور جب وہاں پہ گٹر خراب ہو تو ایک شخص پروفیشنل طریقے سے آ کے اس کی صفائی اس مشین سے کرے۔ کیا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ اگر پوری دنیا نے یہ کام کر لیا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے یہ کام؟ اور میری آپ سے آخری درخواست یہ ہوگی، میں نے 7-8 سوال آپ سے پوچھے ہیں، اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ ہماری محترم سارہ ملکانی صاحب آپ سے گفتگو کریں گی، اور آپ اس اسلام میں یہ بھی سوچئے کہ ہم اگر ان سوالوں کے جواب مناسب ہیں ہاں میں یا نہیں ہیں، تو ہم مل کے یہ فیصلہ کریں کہ ہم کیا کیا چیزیں کریں گے تاکہ یہ چیز ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے اور پاکستان ایک بہت بڑا قدم اپنی سماجی زندگی میں اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے آگے دے۔ پاکستان کی ترقی کا راز اس کے محلوں میں نہیں ہے، اس کی گلف سٹریم میں نہیں ہے، اس کے فارچونرز میں نہیں ہے، وہ صرف ایک چیز میں ہے، اور وہ ہے سب سے نیچے والے لوگوں کی بہتری۔ اور یہ سب سے نیچے والے لوگ ہیں، اور اگر ہم یہی مل کے طے کر لیں کہ ہم ان کی زندگیوں کو بہتر کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان زبردست طریقے سے بہتر ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ نعیم صادق صاحب، آپ نے ان کی گفتگو سے اندازہ لگایا ہوگا کہ کتنی ڈیپلی، کتنی سنجیدگی سے وہ اس مسئلے کو دیکھتے ہیں، اور کم از کم مجھے یہ اندازہ ہے کہ مجھ سے کہیں زیادہ وہ اس مسئلے کو گہرائی سے دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اب میں دعوت دیتا ہوں سارہ ملکانی صاحبہ کو، جو کہ اس والے ایشو سمیت کئی اور ایشوز میں جو انسانی ڈگنیٹی کے ایشو ہوتے ہیں، ہیومن رائٹس کے ایشو ہوتے ہیں، سول سوسائٹی کی تنظیموں کے ساتھ جڑی ہیں، اور یہ والا ایشو جو ہے اس کو سندھ ہائی کورٹ میں بھی وہ ڈیفینڈ کر رہی ہے کہ یہ والا سسٹم جو ہے یہ نہیں زیادتی ہونی چاہیے۔ جو 3 لوگ مرے ہیں وہ کورٹ میں کیس بھی سارا سبمٹ کیا ہے، تو میں دعوت دیتا ہوں ایڈوکیٹ سارہ ملکانی صاحب۔ تھینک یو نعیم صاحب، میں بس تھوڑا سا اس میں جو قانونی کارروائی اس سلسلے میں ہو رہی ہے اس کا میں کچھ اپڈیٹ، کچھ ڈیٹیلز بیان کروں گی اور اپڈیٹ دوں گی۔ تو جس طرح اشارہ کیا زاہد صاحب نے اور نعیم صاحب نے، اسی سلسلے میں ایک پٹیشن فائل ہوئی ہے سندھ ہائی کورٹ میں جو ابھی بھی پینڈنگ ہے۔ اس کی جو لیڈ پٹیشنر ہیں وہ عارف حسن صاحب ہیں، اور زاہد فاروق صاحب بھی ایک پٹیشنر ہیں، نعیم صاحب بھی پٹیشنر ہیں، اور آئی تھنک 4-5 اور ایکٹیوسٹس بھی اس میں پٹیشنرز ہیں۔ تو یہ ایک پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن ہے، اور ہم نے یہی ایشو اٹھایا ہے کہ یہ جو پریکٹس ہے کہ لوگوں کو گٹر کے اندر بھیجا جاتا ہے، گٹرز کو ان بلاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، یہ ایک انہیومین پریکٹس ہے، اور یہ جو ہمارے آئین میں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں
اس کے خلاف ہے, including Article 10 which guarantees the right to life and Article 25 جو کہ کہتا ہے that all persons are entitled to equal protection of the law without discrimination. اور وہ پروویژن اسی وجہ سے ریلیونٹ ہے کیونکہ یہ جو پریکٹس ہے یہ تقریباً ہمیشہ جو مائنورٹیز ہیں, ریلیجس مائنورٹیز, اور ان کے جو اوریجنز ہیں ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ لو کاسٹ ریلیجس مائنورٹیز سمجھے جاتے ہیں. جنریشن سے پورے بر صغیر میں یہ انہی کا کام سمجھا جاتا ہے, اور یہی بھیجے جاتے ہیں گٹر کے اندر اس کام کرنے کے لیے. بلکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کی یہ جو پریکٹس ہے جو کہ بالکل اوائڈیبل ہے, کیونکہ جس طرح نعیم صاحب نے کہا یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ اویلیبل ہے, یہ پاکستان میں بھی اویلیبل ہے کہ اس قسم کی پریکٹس کو بالکل ایلیمنیٹ کیا جائے, کیونکہ مشینز ہیں جو اندر جو گٹرز کو ڈی بلاک کر سکتی ہیں, اور یہ پریکٹس شوڈ بی آلموسٹ انٹائرلی ایلیمنیٹڈ. لیکن یہ برقرار اسی وجہ سے ہے کیونکہ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہمارے معاشرے میں اور ہماری ریاست نے ایک حیثیت ہی نہیں دی ہے. تو یہ ایک ڈسکریمنیٹوری پریکٹس بھی ہے, اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں. تو ہم نے یہ پٹیشن فائل کی ہے کہ یہ جو پریکٹس ہے یہ ہمارے آئین کے خلاف ہے, اور ہم نے یہ جو حادثہ تھا وہ بس ایک مثال ہے, لیکن کیونکہ جو عثمان آباد میں حادثہ ہوا تھا جس میں نعیم صاحب نے ذکر کیا کہ 3 لوگ, ایک باپ, بیٹا اور بھانجا, وہ ان کا انتقال ہو گیا. ون آفٹر دا ادر وہ گٹر کے اندر گئے, دوسرا گیا اس کو بچانے کے لیے, وہ مر گیا, تیسرا گیا اس کو بچانے کے لیے, وہ بھی بے ہوش ہو گیا, ایونچولی مر گیا. تو اسی کے بعد ہم نے یہ پٹیشن فائل کی تھی کہ یہ تو صرف ایک ہی مثال ہے, ایسے انسیڈنٹس تو ہوتے رہتے ہیں. ظاہر ہے یہ صرف سندھ میں نہیں ہوتے, یہ پورے پاکستان میں ہوتے ہیں. ہم نے ایک پٹیشن سندھ ہائی کورٹ میں ہی فائل کی ہے. جو ہمارے رسپونڈنٹس ہیں وہ یہاں کے گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں. اس میں گورنمنٹ آف سندھ, لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ پارٹی ہے, ساتھ ساتھ KWSC کو ہم نے پارٹی بنایا ہے, اور کورٹ کے کہنے پر ہم نے سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن اتھارٹی کو بھی اس میں پارٹی بنایا ہے. اور اس میں جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ بہت سمپل ہے. ایک تو یہ ڈیمانڈ ہے کہ کورٹ یہ ڈکلیئر کرے کہ یہ جو پریکٹس ہے یہ آئین کے خلاف ہے, اور دوسرا یہ کہ کورٹ ڈائریکشن دے لیجسلیٹو باڈیز کو اور ریگولیٹری باڈیز کو کہ ایسے قانون اور پالیسی پاس کیے جائیں جو کہ اس پریکٹس کو بالکل پروہیبٹ کرتے ہیں. دس پریکٹس شوڈ بی انٹائرلی پروہیبٹڈ. تو یہ ہے ہماری ڈیمانڈ, اور اس میں the best outcome that we can hope from this litigation is obviously A, that the court declares that this practice violates the Constitution, and that B, it gives a direction to the government authorities that they take the legal and policy measures required to prohibit this practice. تو یہ پٹیشن ہم نے فائل کی تھی پچھلے سال نومبر میں, اور ابھی تک پروگریس یہ ہوئی ہے کہ KWSC نے جواب اس میں فائل کیا ہے جس میں انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ ہمارے پاس وہ مشینز ہیں جو میکینکلی گٹرز کو صاف کر سکتی ہیں. انہوں نے نمبر بھی کیا ہے کہ کتنی مشینز ہیں ان کے پاس, لیکن اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ لیکن کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جس میں کبھی کبھی لوگوں کو اندر گٹرز میں جانا پڑتا ہے. لیکن انہوں نے اسپیسیفسٹی سے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سے سرکمسٹانسز ہیں, انہوں نے اس بات کو ویگ چھوڑا ہے. لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ مشینز ہیں, ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے کہ اور ان موسٹ کیسز وی شوڈ be cleaning them using our machines.
بٹ یہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کی مشینس اور خاص طور پر وہ انسیڈنٹس جہاں پر ہم نے ڈیتھس دیکھی ہیں وہاں پر انہوں نے اپنی مشینس کو استعمال نہیں کیا ہے. تو اگر انہوں نے مشینس خریدی ہیں تو وہ آئیڈل کیوں ہوتی ہیں اور لاٹ آف دا ٹائمس if not most of the time. اور اس میں ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ڈیتھس ہوتی ہیں وہ پرائیویٹ کانٹریکٹرز پرائیویٹ ورکرز کی ہوتی ہیں, ہمارے ورکرز کو یہ ہوتے ہی نہیں ہیں. لیکن پھر آف کورس اس کا یہ ایک رسپانس ہے کہ الٹیمیٹلی جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے گٹر کلیننگ کی, مینٹیننگ سیورز, دیٹ از دا رسپانسبلٹی آف دا میونسپل باڈی. تو یہ جو انسیڈنٹس ہے جہاں پر پرائیویٹ لوگوں کو بلایا جاتا ہے یہ یوزلی گورنمنٹ جو میونسپل باڈی ہے اس کی کوتاہی کی وجہ سے ان کو اندر بھیجا جا رہا ہے. اور جیسے یہ جو مثال جو انسیڈنٹ ہم نے عثمان آباد کا انسیڈنٹ ہے وہاں پر جو گٹر میں گئے تھے ان کو جو یونین کاؤنسل کے جو چیئرمین تھے انہوں نے ان کو بلایا تھا اور ان کو ڈائریکٹ کیا تھا کہ آپ گٹر کے اندر جائیں. تو اس لیے جو ہمارا جو پریئر ہے کورٹ میں وہ یہ ہے کہ دس پریکٹس شوڈ بی پروہیبٹڈ فار اینی بڈی, whether it's a government authority sending somebody into a gutter, whether it's a private person sending somebody into a gutter, anybody who's engaging a person to do something which should be the responsibility of the government, of a municipal authority, and that task, that job is extremely hazardous, if not fatal, then that practice should be entirely prohibited. تو یہ ہے ہماری مین درخواست پٹیشن میں, اور آئی تھنک وی کین جسٹ اینڈ اٹ دیئر. بہت شکریہ. آپ نے لیگل جو اس سے متعلق چیزیں ہیں وہ آپ نے شیئر کی ہیں, اور دونوں کیسز میں عثمان آباد دھوبی گھاٹ والے میں بھی اور جو سرجانی میں ہوا اس میں بھی یونین کونسل نے ہائر کیا, تو وہ اپنے ہی لوگوں کو کیوں نہیں پھر لے کے جاتے ہیں جو ان کے کارپوریشن کے لوگ ہیں, پھر وہ ہائر کیوں کرتے ہیں. اور عثمان آباد میں تو ان کی واٹر سروس بورڈ کی کارپوریشن کی گاڑی بھی ساتھ کھڑی تھی, یہ نہیں تھی کہ گاڑی وہاں نہیں. تو اس میں ایک چیز کی طرف میں توجہ دلا دیتا ہوں کہ ایک سپریم کورٹ نے 2020 میں آرڈر کیا تھا باقاعدہ, سیموئل پیارا اس میں پٹیشنر ہے, اور اس میں یہ آرڈر ہے کہ حفاظتی اقدامات کے بغیر ان کو گٹر میں نہیں بھیجا جائے. اور پھر اس کی روشنی میں چیف سیکرٹری سندھ کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی تھی, اتفاق سے میں بھی اس ملاقات میں چلا گیا تھا کسی ریفرنس سے. تو اس میں بھی یہ چیز آئی تھی کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ چکا ہے, تو اب کسی کنڈی مین کو بغیر حفاظتی کٹ کے اس میں مین ہول میں نہیں جائے گا. لیکن اس کے باوجود یہ پریکٹس آج بھی جاری ہے, اور جس دن یہ سرجانی والا واقعہ ہوا تھا دوسرے دن میں نے 3 ہٹی پل پہ کھڑے ہوئے ویڈیو بھی بنائی تھی, وہ پھر لوگ 3 نیچے اترے ہوئے تھے گٹر میں. تو یہ چیزیں ہیں جس میں سماجی طور پہ ہم سب کو بھی ان چیزوں پہ نظر رکھنی چاہیے. آپ کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے, آپ اس طرح کا کوئی کیس دیکھتے ہیں تو آپ ضرور 1 منٹ کی 2 منٹ کی اس کی ویڈیو بنا دیں, اس کو شیئر کر دیں, جتنا آپ ان کو تنگ کر سکیں کریں, تاکہ یہ اب بات سے نہیں مانتے, یہ پریشر سے مانتے ہیں, اور پریشر کون ڈالے گا؟ ہم سب لیں. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ میری آواز سن سکتے ہیں جی کہ جب کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تو کوئی محاورہ, کوئی بہانہ ایسا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ اچھا لگتا ہو, بے شک
मगर उसमें से कोई फायदा ना होता हो। ये सेफ्टी किट जो है ये एक फ्रॉडुलेंट टर्म है, इसका कोई मतलब नहीं है। दुनिया में किसी को इस तरह गटर में कोई किट देके नहीं भेजा जाता। सफाई के लिए ये काम किसी किट से नहीं होता। पाकिस्तान में किसी जज को, किसी हुकूमत के बंदे को, किसी म्यूनिसिपैलिटी के बंदे को नहीं मालूम कि सेफ्टी किट क्या होती है, और न ही पूरे पाकिस्तान में कोई सेफ्टी किट है। सेफ्टी किट जो कि इस किस्म के काम के लिए होती है, उसमें 5-6 किस्म का इक्विपमेंट चाहिए होता है। पहला इक्विपमेंट होता है गैस टेस्टिंग इक्विपमेंट, जो कि ये टेस्ट करता है कि यहाँ कौन सी गैस है और कितनी गैस है। फिर उसके बाद इक्विपमेंट होता है 2-वे कम्युनिकेशन का इक्विपमेंट, ताकि वो आदमी से बात कर सके। फिर तीसरा है इनहेलिंग इक्विपमेंट, जिसमें ऑक्सीजन की 2-वे सप्लाई होती है ताकि वो बंदा ब्रीथ कर सके, जिसको ब्रीदिंग इक्विपमेंट भी कहते हैं। फिर चौथा होता है लोअरिंग इक्विपमेंट, जिसके अंदर एक ट्राइपॉड और विंच चाहिए होती है, जो कि पूरे पाकिस्तान में नहीं है, जिसके जरिए से एक आदमी को पहले बॉडी के जरिए बांध के यूं करके लोड किया जाता है और फिर इसी तरीके से उसको रेज किया जाता है। अभी जो पाकिस्तान में होता है वो आदमी अपने हाथ ऊपर उठाता है कि खुदा के लिए मुझे ऊपर से खींच लो, और जब वो बेहोश होता है तो वो हाथ नहीं उठा सकता। तो ये जो बात है ये बहुत आसान है कहने की, भाई आप थोड़ा सेफ्टी किट इस्तेमाल कर लिए करें। For God's sake, there is no safety kit there in Pakistan, and nor should it be used for this purpose. It has ये यूज होती है, मगर कोई बड़ी स्पेशल सिचुएशंस होती हैं जिसमें नई कंस्ट्रक्शन या इंस्टॉलेशन वगैरह चाहिए होती है, वो तब उन जगहों पे जाके इस्तेमाल होती हैं। But for the purposes of gutter cleaning, there is no safety kit and no person must ever enter this any gutter. तो ये बात हम जजेस को भी बताते हैं और हम हुकूमत को भी बताते हैं और म्युनिसिपल कमेटी को कि आप अपने कागज पे ये ना लिखें कि सेफ्टी किट इस्तेमाल करो। बाबा देयर इज नो सेफ्टी किट, ओके। ये शायद रस्सी को सेफ्टी किट कहते हैं, जो कि बाद में बांधी हुई होती है, और बहुत दफा तो मैंने देखा कि रस्सी जो है वो टूटी फूटी होती है, या अगर बंधी होती है तो उस बाल्टी की पर से बंधी होती है जिस बाल्टी से वो शिट निकाला जाता है। तो वो इंसान के लिए वो भी नहीं है, बल्कि वो शिट की जो बकेट है वो उसके लिए है। तो हम अपील करते हैं खुदा के लिए, ये काम जो है ये हमारे भाइयों से मत कराएं, इसको खत्म कर दें और हम एक आगे की तरफ कदम लें, इसको भूल जाए पीछे की तरफ। बहुत शुक्रिया साहब आपका और इस क्लैरिफिकेशन का। मैं मोहसिन रजा को दावत देता हूँ कि वो 2-3 मिनट में अपनी बात करें, वो कैसे देखते हैं, क्योंकि वो वाटर बोर्ड को अंदर से देखते हैं। बहुत शुक्रिया नीम सादिक साहब, आपकी जो प्रेजेंटेशन थी। अगर खड़े होकर बात करें तो लोग देख भी लेंगे आपको, आपके पास आया करेंगे कि ये मसला है हमारा। आपकी जो प्रेजेंटेशन थी कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के हवाले से, उसमें आपने बहुत अच्छा चेहरा इसका जो है मुतारिफ करा दिया। हक़ाइक़ इससे 200 गुना ज़्यादा ख़राब है। जो आपकी कैपेबिलिटी दिखाई है उससे कहीं ज़्यादा सरकारी मुलाजिम शिद्दत के साथ झुलसने के बाद इंतकाल कर गए इस गटर के अंदर, मेन होल के अंदर। ये जो आपने मेन होल दिखाया है मुश्किल से 4 फुट गहरा था। हमारे वर्कर 24 फुट गहरे उसमें सीढ़ियों के जरिए बांस की अंदर जाती। सिस्टम पूरा क्लब्स हो चुका है। ये जो गाड़ियों की बातें कर रहे हैं इसमें कमीशन बहुत अच्छा मिल गया हमको, इसलिए वो 3 फेजेज में ये तकरीबन को 150 के करीब गाड़ियाँ आई हैं, जिसमें वर्कर्स को उसकी ओपनिंग में जब वो हैंड ओवर हो रही होती है कायदे आज़म में, तो उसमें वर्कर्स के नुमाइंदों को नहीं बुलाया जाता। हमारे पास 11 रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस भी हैं अदारे में। वहाँ पर जो है मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ मिनिस्टर को ये ब्रीफिंग देते हैं कि अब मेन पावर की ज़रूरत ख़त्म हो रही है। 80s के में जो है तकरीबन हमारे पास कराची में हेल्थ वर्करों की तादाद जो कोई 4000 के करीब थी। एक तो नाम की भी तस्वीर हो जानी चाहिए, क्योंकि कुंडी में 80 से पहले कहा करते थे, 88 से पहले। अब उनको हम लोगों ने हेल्थ वर्कर नाम तब्दील कर दिया। उनका ग्रेड सरकारी 1 ग्रेड होता था,
अब वो 3 ग्रेड की तनख्वाह ड्रा करते हैं। इसी तरह से आज पोजीशन ये कि कराची को जब ये मुलाजिम 4000 के करीब थे हेल्थ वर्कर, तो कराची की आबादी कोई 80 लाख थी। आज पोजीशन ये है कि 3.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। 2 करोड़ 60 लाख तो ऑफिशियली क्लेम करते हैं, और हमारे पास ड्यूटी मैनों की तादाद कोई 1400 साढ़े 1400 हेल्थ वर्कर्स हेल्थ वर्कर 1400 साढ़े 1400। ये डेली वेजर और परमानेंट मिला डेली वेजेस को तो बात ही नहीं करते ना। डेली वेजेस एक चोर धंधा है सर उनका। वो है कितने अंदाजन? आप वो तो 3000 भी रख लें आप, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर के तहत एक्सीएन जो है उनके पैसे खाता है, शनाख्ती कार्ड जमा करके और शनाख्ती कार्ड को। और अभी जितने हादसात हो रहे हैं वो डेली वेजेस के लोगों को, ये जो आपको ब्रीफिंग दी कोर्ट में, जो ब्रीफिंग दे दी है, आपकी पिटीशन के बाद कोई 1200 लोगों की उन्होंने डिमांड की है थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। इस केस का ये फायदा हुआ। 1450 रेगुलर वर्कर 1450 रेगुलर वर्कर, तकरीबन 2,500 रेगुलर वर्कर्स की बजटेड पोस्ट है हमारे पास। उसके बावजूद हमारे पास शार्ट फॉल है। तो रेगुलर इनको अपॉइंट करें तो उनको कुछ आंसू पूछते हैं उनके, अगर हादसा हो जाए वो डेली वेजेस पर ले रहे हैं, इसलिए कि 100 आदमी अगर कॉन्ट्रैक्टर से मांगे तो 20 आदमियों से काम कराए, 80 आदमियों की तनख्वाह बना के वो खा रहे। और अभी तो माशाल्लाह से वो तब्दीली आ गई है एक्ट में भी, वाटर बोर्ड से कारपोरेशन हो गया, तो उन्होंने मार्केट बेस्ड एमडी लिया। अब मार्केट बेस्ड एमडी इसलिए आना था सीईओ कि वो हालात को देखते हुए आजकल के जदीद माहौल में वो बेहतर अंदाज में अदारे को चला सकेगा। पर बदकिस्मती है कि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर जो थे उनको फेडरल से छुट्टी ग्रांट करवा के यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर लगा दिया, सीईओ लगा दिया। उनकी सीनियरिटी वहाँ पर भी चल रही है फेडरल गवर्नमेंट में, और वो यहाँ पर जो है 12 लाख रुपए के शुरू में अपॉइंट हुए थे, 3 साल में वो 20 लाख रुपए तनख्वाह ड्रा कर। ये तमाम बातें हम बात करते रहे मजदूरों के लिए। हमने जनाजे उठाए हैं इन मेहनत कशों के। मजबूरी हमारी है कि ये भूख और अफलास की वजह से जाते हैं गटर में। ये जो आपने बात की कि 200 के करीब लोग 5-5 की टोली में बैठे हैं, वो किसी सरकारी अदारे के मुलाजिम नहीं है। वो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए बांस और फावड़ा पकड़ के बैठे होते हैं कि कोई आए हमें लेकर जाए, हम 24 फुट में उतर जाएंगे तो हमारे बच्चे रोटी खाएंगे रात को, और प्यास से भी नहीं नसीब बनती रोटी। हमारा दिल दुखता है हम लोग बात करते हुए। 40 साल हो गए हमें जद्दोजहद करते हुए, और मैं कामयाब हुआ। अभी पिछले दिनों नजमी आलम साहब, बड़ा मशहूर नाम है, वो वाइस चेयरमैन आए थे, तो 3 ग्रेड के वर्कर के पढ़े लिखे बच्चे जो थे उनको 11 ग्रेड में भी अपॉइंट किया। वो क्लर्क भी बने, वो सब इंजीनियर भी बने, मगर मुखालफतें बड़ी थी सर। केस चला गया वो भी 2022 से, उसमें प्रमोशन के हवाले से भी और अपॉइंटमेंट के हवाले से भी। मैं आपसे ये दरखास्त करूंगा कि ये सवालात मुझे दे दीजिए, तो कुछ लिख कर हम भी कोशिश करेंगे कि आ जाएं। और बाकी ऐसा कर ले कि किसी दिन मिल ले और फिर कोर्ट में हमारे साथ को पिटिशनर भी बन सकते हैं। सर थोड़ा सा और भी वजाहत करूँ, 97-98 में भी वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन बोर्ड था, प्राइवेट हो रहा था, और उस जमाने में बावर्दी एक मैनेजिंग डायरेक्टर को लगा दिया था, मैं पोजीशन में था ब्रिगेडियर साहब। उसके बाद 5 ब्रिगेडियर और भी आए, अदालत से वो नहीं करा सके। अदालत ने हमारे हक में फैसला दिया था, मेहनत कशों के हक में फैसला दिया था। इस वक्त हमारी और मेहनत कशों की पूरे मुल्क में मजबूरी है कि हम वकील नहीं हायर कर सकते। केई हो, वाटर बोर्ड हो, वो करोड़ों रुपए देते हैं वकीलों को। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ नोटिस करवा सकते हैं सर 10 लाख रुपए। ये भी एक हकीकत है। हम लड़ना चाहते हैं, हम जद्दोजहद करना चाहते हैं, पर हमारी जद्दोजहद पैसों से मार खाती है। हम अपने बच्चों का पेट काट कर कोर्ट में जा रहे होते हैं। तो हालात इस तरह के हैं। अभी भी हमें हमारी जो है एक बात करते हैं सर 2 मिनट की, कि हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी थी 80 से, तो मेडिकल फैसिलिटीज जो है उन्होंने उस ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले कर दी। जो हम अवेल कर रहे थे वाटर बोर्ड के मुलाजिम 36 करोड़ रुपए सालाना, उसमें हमको मेडिसिन मिलती थी 6,000 रुपये महीना के हिसाब से पर पर्सन एम्प्लॉय को। वो मेडिसिन जो है वो उसको इंश्योरेंस में जाने के बाद वो 40,000 यानी 72,000 रुपये साल के थे। अब 40,000 रुपये मेडिसिन कर दी, प्लस उसमें टेस्ट वगैरह भी, यानी रिड्यूस हो गया। और बजट जो था वो 36 करोड़ से वो 85 करोड़ रुपये हो। ये अशर है चोर बाजारी, और प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिल रही। इंश्योरेंस पे जाने के बाद हमने इनसे डिटेल मांगी तो नहीं दे रहे थे सर।
اور یہ کمشنر جو ہے سر ابھی جو انفارمیشن کا کمشنر ایک اپائنٹ ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت میں نے اس پہ پروسیس کیا لیٹر لکھا کل میری وہاں پہ ہیئرنگ تھی 15 دن کا ٹائم مانگا ہے وہ ڈیٹیل جمع کرانے سے قاصر ہیں بھاگ رہے ہیں تو اللہ بہتر کرے گا کوشش ہم کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کا تعاون اگر شامل حال رہا تو اور بہتر انداز میں کریں گے بہت شکریہ بہت شکریہ جب آپ آئندہ ہیئرنگ میں جائیں گے تو بتا دیجیے گا تو یاد اللہ ہے کسی سے جی انشاءاللہ پھر بات کریں گے جی ٹھیک ہے اور کوئی دوست اب مختصر اپنے کمنٹس دینا چاہے کوئی نئی چیز سامنے رکھنا چاہے اس محنت کش مزدوروں کے کام کے حوالے سے بھلائی کے لیے بھلائی کے اور اس کام کو بہتر ختم کرنے کے لیے بہتر نہیں ختم کرنے کے لیے تاکہ لوگ گٹر میں نہ جائیں اور اس سے دوسرے طریقے استعمال ہوں. جی اپنا نام اور جی کھڑے ہو کے ذرا دوسرے لوگ بھی دیکھیں. میرا نام محمد عمر ہے اور میں نعیم صادق صاحب کے جتنے بھی سوالات ہیں ان سے ایگری کرتا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے جیسے کہا کہ ہم مشینوں کے ذریعے کام کریں تو یہ ہونا چاہیے اور مشینوں کا نعم البدل دنیا کی ہر چیز کا نعم البدل ہم بنانے میں ماہر ہیں تو مشینیں کیوں نہیں بناتے. اور جو گٹر میں اترنے والے جو یہ لوگ ہیں ان کو بھی پابند کیا جائے کہ یہ اترنے سے منع کر دیں کہ بھائی ہم گٹر میں کیوں اتریں, آپ ہمیں کیا سہولت دے رہے ہیں, گٹر بھرا ہوا ہے آپ مشین منگائے اس سے کریں. تو یہ لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کو اگنور کریں, منع کریں. اگر وہ منع کریں گے تو آئندہ ایسا نہیں ہوگا. اور شہر کا تو آپ کو پتہ ہے کوئی پرسانے حال نہیں ہے, لاوارث شہر ہے, ادھر مافیائیں کام کر رہی ہیں, حکومت تو کوئی ہے نہیں اور یہ بد سے بدترین ہوتا جا رہا ہے اور مستقبل میں اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے, یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. بہت شکریہ. جی رانا صادق صاحب. میرا نام رانا صادق ہے, میں یونیورسٹی میں کام کر رہا ہوں. آپ نے جو کامنٹس دیے ہیں وہ بہت قیمتی ہیں اور ان پہ عمل کرنا معاشرے کا کام ہے. ہمارا نظام جو ہے وہ ذاتی نظام ہے. یہ جو مشینیں ہیں یہ عثمان آباد اور سرجانے کے لیے نہیں ہے, یہ ڈیفینس اور کرپٹن اور بلجیا کے لیے ہیں, وہاں پہ کھڑی ہوتی ہیں. اگر ہمارے پاس کسی علاقوں میں مشین جاتے بھی ہیں نا وہ لوگ کچھ کام نہیں کرتے ہیں. وہاں پہ مشین کے کام نہ کرنے کی وجہ سے 3 پولی مین ہلاک ہوئے. اگر وہ مشین کام کرتی وہ 3 آدمی بچ سکتے تھے. اسی طرح آج آپ بہتری کی طرف سوچتے ہیں, بہتری ہونی چاہیے, بہتری ہمارے سب کے لیے ہونی چاہیے, مگر مجھے ناممکن نظر آتی ہے. ہمارے جو حکمران ہیں یہ کیپیسٹی پیمنٹ کے اوپر دونوں حکمران خاندان اور پاور کیپیسٹی پیمنٹ کے اوپر عوام پر اٹھ رہے ہیں کہ وہاں کے لوٹنے والے عوام کی بہتری کیا کریں گے. ہمیں بہت سی چیزیں ناممکن نظر آتی ہیں مگر آج کی ڈسکشن ان باتوں پہ ہے جو ہمیں ممکن نظر آتی ہیں. تو اگر اس پہ تھوڑا فوکس کریں کہ وہ ہم کیا ہے اور ہم اس پہ بارے میں کیا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. جی آپ بات کریں, اپنا انٹروڈکشن بھی. اور میں سعید جنون ہوں, I am Captain in Chief of the Rapid Safety Private Limited. I am ex-Fire Chief of the Karachi and Deep Sea Shell Motor from India, Iran. I served 39 years. آپ کے آج کا موضوع اس میں کوئی کسی قسم کی نئی ایڈیشن میں کیا دوں گا کہ آپ بڑے رچ ایکسپیرینس کے ساتھ بیٹھے ہیں. ایک ایکنالجمنٹ ہے, ایک اپریسیشن ہے کہ بہت ہی جس کو آپ نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا, جس ٹاپک کو بات کرنا بھی کبھی کسی نے پسند نہیں کیا. آج کے کتنے اچھے فورم نے اتنے اچھے ٹیلنٹڈ لوگوں کو اور لا کو سب بیٹھ کے لوگ سامنے بیٹھے ہیں. کوئی لڑکے نہیں ہیں, کوئی لڑکیاں نہیں ہیں, کوئی جذباتی یا پوائنٹس کو کی بات نہیں کر رہے. یہ فل آف لائف ایک پین میں گزارنے کے بعد ایز اے پین کلر یہ سامنے آئے ہیں. میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں یہ جو کام ہے یہ بڑا امپورٹنس رکھتا ہے اپنے طور پر. کنفائنڈ اسپیس انٹری کا ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی دنیا میں ہمارا ایک بہت زبردست سبجیکٹ ہے. H2S اینڈ ہائیڈروجن سلفائڈ اور کاربن مونوآکسائڈ جو ہمارے سیوریج کی لائنوں میں بہت زیادہ ڈیفیکیشنز ہیں. اور جو آپ نے 4-5 چیزیں بتائیں, یقیناً کنفائنڈ اسپیس انٹری کا وہ ٹرائپوڈ اینڈ سارا پروسیجر یہ دنیا میں موجود ہیں اور اس سلسلے کو آپ رکنا نہیں چاہیے.
हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेके चलते हैं तो यकीनन बहुत कुछ किया जा सकता है। एक बड़ी ओपन सी टर्म है जो लॉ की दुनिया में लोग इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं अथॉरिटी हैविंग ज्यूरिसडिक्शन। कोई अगर मजबूरी आ जाए, अगर मुझ पे मसला आ रहा है तो ये मेरा काम तो नहीं है, और अगर कुछ मीठा मीठा हापअप करना है तो आप मेरे डिफेंडेटर क्यों हुए? आई एम द लॉ, आई एम द रूल, आई एम द अथॉरिटी। अथॉरिटी हैविंग ज्यूरिसडिक्शन के नाम पर सेफ्टी इज एवरीवन्स रिस्पांसिबिलिटी, ये सबकी जिम्मेदारी है, कोई बरगुज़मा नहीं हो सकता। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सर अर्बन रिसोर्स सेंटर को और आरिफ हसन साहब का ये लगाया वो पौधा एक तनावट ड्रग्स है, माशाल्लाह इस पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर आइंदा के लिए अगर इस किस्म का मौजूद कोई भी साथ लेके चलना चाहेंगे तो मैं आपके साथ चलने में बहुत ज़्यादा ऑनर महसूस करूँगा। बहुत जी वो पीछे ले जाए बस, पीछे सबसे अभी आता है। मेरा नाम हारिस गजगर है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से नईम साबिक साहब ने बताया कि माशरे में वो लोग जो सबसे ज़्यादा पिसे हुए होते हैं, अगर आप उनके हालात पर तवज्जो दें तभी आपका माशरा आगे बढ़ सकता है। मेरे ख्याल में ये बात बहुत गहराई से भी समझ लेनी चाहिए। और इस मौजू पे जिस पे आज हम बात कर रहे हैं, इसमें हम जो है वो बहुत तवील गुफ्तगू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तकरीबन तमाम पहलू जो है इस माशरे वो खुल के सामने आ जाते हैं। जैसे भी बात हुई कि वो मशीनें जो है वो अमीर इलाकों में इस्तेमाल हो रही है और गरीब इलाकों में जो है वो कुछ और हो रहा है। ये बात हुई कि ये कॉरपोरेशन बन गई है, उसके बाद फिर लोग जो है वो ठेकों पे काम कर रहे हैं, फिर उनके नीचे लोग काम कर रहे हैं। तो पूरा आपका लेबर सिस्टम जो है वो ऊपर से नीचे तक कैसे चल रहा है, ये जो एक तरह से कुचला हुआ तबका है उसके हालात जो है उनके जरिए हमें काफ़ी चीज़ें अपने माशरे के बारे में नजर आती हैं। मैं लेकिन तीन बहुत जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक बातें करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये भी बात हो रही है कि किस तरह से ये तब्दीली आ सकती है। तो दो मेरे पॉइंट्स लीगल हैं और एक जो है वो थोड़ा सा पॉलिटिकल। तो लीगल पॉइंट दो है वो ये है कि इस वक्त बात ही हो रही है और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं कि जब आप इसको किसी लीगल फोरम पे लेकर जाएंगे तो उन अल्फाज को फिर आप एक तरह से क्वालिफाई करके इस्तेमाल करें। जैसे बात हो रही है कि उनको भेजा जा रहा है एयरफोर्स को, लेकिन फिर किसी ने कहा कि वो लोग भूखे मर रहे हैं तो वो और क्या करें। तो ये बहुत एक अहम डेवलपमेंट हो सकती है यहाँ की, लीगल डेवलपमेंट भी बहुत अहम बात हो सकती है कि अगर आप ये एस्टैब्लिश कर पाएँ कि भूख, क्लास, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जिसके अंदर वो पूरा एलिमेंट शामिल है, कंटेमिनेशन का, छूट छाट का, अगर उन चीज़ों को हम इस जुमरे में ले आए फोर्स के या कोर्शन के, तो ये बहुत बड़ी इनकलाबी तब्दीली होगी हमारे लीगल सिस्टम में। वो मैं इस तरह से कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी इनकलाबी तब्दीली होगी, लेकिन मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि वो हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ है जो कि चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई इस्टेब्लिश्ड असूल नहीं है मेरे ख्याल में हमारे यहाँ पे कोई इस्टेब्लिश्ड असूल मौजूद है तो उनकी बुनियाद पे आपको कोई कानून बनाना पड़ेगा कि एक्सट्रीम पॉवर्टी, क्लास, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन एंड कास्ट, दे ऑल कम टुगेदर टू कोर्स इट। पॉइंट बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम बात। दूसरा जो है वो ये है कि एक है इसमें हेल्थ एंड सेफ्टी का इशू, हेल्थ एंड सेफ्टी का इशू। अच्छा, आमतौर पर हेल्थ, इसीलिए मेरे ख्याल में जो अदालत ने आपसे कहा कि आप जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी को जो है वो शामिल करें। हेल्थ एंड सेफ्टी में जो आमतौर पे समझा जाता है लेबर लॉज वगैरह के हवाले से, कुछ इंडस्ट्रीज हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जिन्हें जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये हैजर्डस है। और यहाँ एक बहुत ज़्यादा अहम बात हो रही है, वो ये हो रही है कि एक इंडस्ट्री या सेक्टर के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ हैं, जैसे टैनरीज है, टैनरीज सबसे ज़्यादा वही मैं कह रहा हूँ कि अब टैनरीज तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है, ठीक है। उसी तरह से म्यूनिसिपल सर्विसेज एक बहुत बड़ा सेक्टर है, लेकिन यहाँ पे हम एक बहुत अहम बात करते हैं और ये भी मेरे ख्याल में एक तरह से एक लीगल इनोवेशन हो सकती है जो कि आइंदा जाके हमें बहुत हेल्प कर सकती है कि विद इन इंडस्ट्रीज कुछ टास्क और एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कि यानी हम ये नहीं कह रहे कि म्यूनिसिपल सर्विसेज आर हैजर्डस, लेकिन ये कि देयर आर सर्टेन टास्क एंड एक्टिविटीज विद इन दैट व्हिच कैन बी आइडेंटिफाइड एज बीइंग हैजर्डस। तो
میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں یہاں میں پہلی دفعہ آیا ہوں اربن ریسورس سینٹر میں. پہلے بھی وہ ہوا تھا تو میں یہاں سٹی میں نہیں تھا, ہمیشہ ان کے پروگرام میں آتا ہوں. آج میں نے بڑے مشکل سے جو راستہ انہوں نے دیا تھا اس سے میں آیا, تو یہاں ایک چائے والا ہے میں آپ نے دیکھا ہوگا نا, اس نے مجھے آپ کا راستہ بتایا. بالکل یہاں سے جب میں چل کر آیا اور وہ وہاں بہت سے لوگ چائے پی رہے, اس کے سامنے ہی گاڑی میں نے رکھی. اتنا بڑا مین رول ہے اور وہ کھلا ہوا ہے, بالکل کھلا ہوا ہے, اور یہاں سے 2 منٹس واک پر ہے. میرے پاس ٹائم نہیں تھا, میں لیٹ ہو رہا تھا, ورنہ میں ان کو چائے والے کو کہتا کہ یہ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہے, کل کو بھی جب لائٹ چلی جائے گی کوئی نہ کوئی گر کے یہ ہوتا ہے. وائی کانٹ بھی آج ہی اس کو کوئی مشکل نہیں ہے, آج ہی پتہ کریں کہ یہ کون رسپانسبل ہے اس کے, اور اس کو بند کروائیں. یہ کل آپ دیکھیں, پرسوں دیکھیں, پھر ہم وہی کرتے رہیں گے کہ جی یہ ہو گیا. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اویئرنیس بالکل نہیں ہے لوگوں میں. وہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں, موٹر سائیکل ہٹا رہے ہیں, کچھ نہیں کر رہے ہیں, کوئی چیز تو رکھیں اس کے اندر آ کے. ایک تو یہ پوچھا. دوسری چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ انڈیا نے کوئی لا اس میں بنایا تھا, اس کے بارے میں ذرا آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ ختم کر دیا then what is the reason that we can't do it? انہوں نے کہتے ہیں اس کو ختم کیا, if you could tell us. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. یہ جو آپ کا آخری سوال ہے اس کا, اور آئی تھنک یہ جو حارث صاحب نے جو سوال پوچھا اس سے بھی کنیکٹڈ ہے. تو انڈیا میں یہ بہت لمبی ایک کارروائی چلی, یہاں سے کئی ایکٹیو کارروائی کہ یہ جو پریکٹس ہے جس کا نام مینول اسکیونجنگ ہے اس کو ختم کیا جائے. اور وہاں پر خاص طور پہ کیونکہ انڈیا میں ایک دلت موومنٹ ہے جو کہ بہت ایکٹیو ہے, اور جو زیادہ تر لوگ اس قسم کا کام کرتے ہیں وہ لو کاسٹ ہیں, تو پھر دلت آرگنائزیشنس بھی اس میں بہت ایکٹیو تھیں. اور ایکچولی کئی پٹیشنس فائل کی گئی ہائی کورٹس میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی کہ یہ جو پریکٹس ہے اس کو انکانسٹیٹیوشنل قرار دیا جائے. تو اس میں فائنلی ایونچولی سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی جس میں انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ یہ جو پریکٹس ہے it violates the constitution. اور اس میں جو وہی ریزننگ ہے کہ یہ جو پریکٹس ہے یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو جن کی مجبوری ہے, اور یہ پریکٹس ایسی ہے جو انہیرنٹلی by its very nature is hazardous, could be fatal, and it's also degrading. So by its very nature, it is that kind of practice. It is a practice that people are engaging in, or somebody is employing them to, or engaging them to do it, and they are doing it out of necessity, out of need, and it is a practice that is avoidable. کیونکہ اس کے آپ کے آلٹرنیٹیوز ہیں. تو اسی فیصلے میں سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی کہ اس پہ لیجسلیٹو کام ہونا چاہیے, اور پھر 2013 میں قانون پاس ہوا پروہیبیشن آف مینول اسکیونجنگ ایکٹ 2013, اور اس میں یہ اس پریکٹس کو پروہیبٹ کیا ہے. اور اس میں کافی براڈ پروہیبیشن ہے کہ whoever engages, employs directly or indirectly any person to enter into a latrine or gutter for the purpose of manual cleaning and manual scavenging is engaging in a criminal offence, اور اس پہ سزا بھی دی گئی ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں اس میں یہ بھی گورنمنٹ کو ڈائریکشن دی ہے اس قانون میں کہ یہ جو ورکرز ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن بھی ہو, رائٹ. بیکاز جس طرح ہم نے اپنی بات کی, جو یہ ورکرز کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس اور کوئی مینز آف لائیولیہڈ نہیں ہے. تو اس قانون میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں سروے کیا جائے گا, جو ریلیونٹ اتھارٹی ہے آئیڈینٹیفائی ہوں گے کہ کون کون سے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں, اور پھر کوشش کی جائے گی کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں اور پھر ان کو آلٹرنیٹیو مینز آف امپلائمنٹ دیں. اب ظاہر ہے قانون پاس تو ہوتا ہے, سپریم کورٹ کے فیصلہ بھی آ گیا, اس پہ عمل بھی ہوا ان دا سینس کہ قانون پاس ہوا, لیکن پھر قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی تھی, کنسسٹنٹلی نہیں ہو رہی تھی. تو پھر وہی آرگنائزیشنز, وہی پٹیشنز وہ واپس کورٹس میں گئے کہ یہ قانون کی امپلیمنٹیشن کے لیے گورنمنٹ اتھارٹیز کو اور بہت کچھ کرنا ہے. پھر ان پٹیشنز پہ بھی اور ڈائریکشنز
دی گئی ٹو ڈفرینٹ میونسپل اتھارٹیز. تو یہ وہاں پر بھی ایک بہت لمبی اسٹرگل ہے, چل رہی ہے, لیکن انہوں نے کچھ یہ پازیٹیو اسٹیپس وہاں پر حاصل ہوئے ہیں وہاں پر, جو جس طرح آپ نے کہا یہاں پر بھی ہو سکتے ہیں. ہمارا جو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے از ویری سملر. جو سپریم کورٹ وہاں کی جو ریزننگ تھی کہ یہ کس وجہ سے اس پریکٹس کو انکانسٹیٹیوشنل قرار دیا جائے گا, وہ یہاں پر بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی وہی کورٹس اسی ریزننگ کو فالو کریں. اور جس طرح وہاں پر قانون پاس کیا گیا, کوشش ہو سکتی ہے کہ یہاں پر بھی سملر قانون, اور نعیم صاحب نے ایک ڈرافٹ ماڈل قانون بنایا بھی ہے. میں اس مجھے جو سمجھ آ رہا ہے مے بی رانگ, یہ بہت سمپل آپریشنل ڈسفنکشنل ٹیکنالوجی ہے. ہم ہیومن رائٹس اور اس میں اور یہ کہ وہ اس کا اگینسٹ پہ وہ کر رہا ہے ان کو ریسزم والا کی طرف اشارہ ہے. ہم سیدھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے مجھے رسپونڈنٹ میں مجھے آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اس میں آپ نے جو کانٹریکٹرس ہیں جو جنہوں نے ان لوگ کو ہائر کیا ہے, why have they not been named in the petition? You only have the government bodies. اور یہاں پہ قانون کے اتنا کوئی وہ نہیں ہے, مطلب پختار نہیں ہے یہاں پہ. آپریشنل اس کا وہ ہے واٹ آر دا ایس او پیز. جو انہوں نے کہا کہ یہ ڈیمونسٹریشن نے کہا کہ ہمارے پاس وہ مشینیں ہیں لیکن اس وجہ سے اسے نہیں جو کرتی. What effort did you make to get a list of what equipment they have? Did you do any verification for equipment have? جیسے وہ خریدی گئی بچے ہو گئی تو بتایا کہ پروجیکٹ سب equipment نہیں ہے. Under right to information, we have been able to obtain a complete list of equipment. Okay. And is that equipment not adequate? Oh, it's very adequate. 150 vehicles have been. So should the contractors should they not be fire because they are the Contractors work under the guidance of the guidance میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آج بھی اور آپ یہ you don't resolve because obviously equipment کرنے میں خرچہ ہوتا ہے یہاں پہ everybody who work cheaply. تو why have we not forced کہ یا تو یہ کانٹریکٹ سسٹم ختم کریں. یہ جو اندر جا رہے ہیں کٹرس کے, ان کا کوئی ریٹرن کانٹریکٹ نہیں ہوتا, وہ تو بس اگر کانٹریکٹ میں ریٹرن کانٹریکٹ نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے. ہونا ہی نہیں چاہیے نا گٹر کے اندر جانے کا کوئی نہیں. ہم پروسیجر سے جا رہے ہیں کہ اسٹرکچرلی آئی سی اے پرابلم ہیئر. And that problem is that the contractors should not be allowed to go into the cover ہو جاتا ہے نا, یہ وہ کانٹریکٹر کی ذمہ داری ہے. In these scenarios, for example, یہ جو عثمان آباد میں ہوا, یہاں پر in the middle there was no identifiable contractor. یہاں پر کیا ہوا کہ یونین کاؤنسل کا جو چیئرمین تھا, انہوں نے کانٹیکٹ کیا ان لوگوں کو, کیونکہ یہ اس ایریا میں they were the known people who go inside gutters and clean them, right? And told them to go inside gutters. They went inside 6 gutters. After the 7th gutter, the person died. نہیں, وہ اس وجہ سے کہ جو ہماری پٹیشن ہے وہ ایک ریٹ پٹیشن ہے, ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہے. تو ہم نے ان رسپونڈنٹس کو اس میں نیم کیا ہے جن کی اختیار ہے وہ قانون سازی کرنے کا اور وہ پالیسی میجر لینے کا جس سے یہ پریکٹس ختم ہو. اس پٹیشن میں ہمارا انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی کا گول نہیں ہے. انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی کا گول ہو سکتا ہے, اس کے لیے ایک الگ کارروائی ہو سکتی ہے شاید, لیکن اس میں جو ہمارا اس پٹیشن میں جو ہمارا مقصد ہے وہ ہے کہ ہم ایک پالیسی تبدیلی اور ایک لیگل تبدیلی ہے. تو اس لیے ہم نے انہی باڈیز کو بنایا ہے رسپونڈنٹ جو کہ یہ لا سکتے ہیں. میرا نام ماسٹر روبل راز ہے اور گریٹ گاربل چرچ کا میں فاؤنڈر چیئرمین ہوں اور ایک چھوٹا سا سوشل ایکٹیوسٹ ہوں. مجھے آج کی میٹنگ میں اربن ریسورس سینٹر میں آ کر بڑی انتہائی اس بات کا احساس ہوا ہے کہ انہوں نے ایک ایسے ایشو پہ نقطہ اٹھایا جو بہت زیادہ اہم ہے انسانی جانوں کے لیے. بہت خوبصورت گفتگو کی آپ نے. ہمارے
साहिब भाई इलाकों में बड़ा काम कर रहे हैं, हम इनसे बड़े मुतासर हैं, इनकी खिदमत से भी। नईम साहब ने बहुत अच्छी बातें की, मैडम ने भी बहुत जवाब दिए लोगों के। नईम साहब, हम आपके साथ खड़े हैं इस इंसानी जानों के लिए। आपकी बात पसंद आई कि इसमें तब्दीली नहीं आनी चाहिए, इसको ख़त्म भी होना चाहिए। इसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं। आपको आवाम की ज़रूरत हो, हम अवामी पावर लेके आपके साथ खड़े हैं। इंसानी नुक्ते पे आपने मीटिंग को आज यहाँ अरेंज किया है और ये बहुत अहम बात है। इंसानी जानें बहुत कीमती हैं, रूह गरीब की हो या अमीर की हो, इसकी कदर करनी चाहिए। तो हमारे लोगों में ये वाकयात हुए जो यूनाइटेड कॉलोनी में 3 लोग मरे, एक मीटिंग कराची में बुलाई गई और उस मीटिंग में भी मैं मौजूद था। बड़ा अफसोस हुआ कि कुछ 5.5 या 5 लाख या 5.5 दे के 1.5 लाख एक जान की कीमत लगा के केस खत्म कर दिया। इंतहाई अफसोस हुआ वहां गुफ्तगू सुनकर कि उनको इतने पैसे लीडरों ने दिलाए। क्या ये इंसानी जान की कदर है? हमें इस पर काम करना चाहिए, डट कर करना चाहिए। जितनी भी हमारी कॉलोनियां बस्तियां हैं उनमें हम आपके साथ खड़े हैं। आपका पैगाम हम कॉलोनियों में भी पहुंचाएंगे, लोगों तक भी पहुंचाएंगे। और मैं एक छोटा सा मशवरा और तजवीज देना चाहता हूं कि यहाँ जो गुफ्तगू हो रही इसको हमें लेकर इलाकों में भी जाना चाहिए। यहाँ एक भाई उठे थे, उन्होंने कहा कि जो उतरते हैं, जिनको उतारा जाता है, उनको भी अवेयर करना चाहिए, उनको भी खबरदार करना चाहिए कि आप क्यों इस फैसले को कबूल करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप बस्तियों कॉलोनियों में भी छोटे छोटे प्रोग्राम अवेयरनेस के अरेंज करें। हम उन लोगों को तलाश करेंगे जो इन इदारों में काम करते हैं और आपके सामने बिठाएंगे। इसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं और इंसानी जानों की हिफाजत के लिए हम हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया वाशिद साहब जी। चेयरमैन गवर्नमेंट जस्टिस काउंसिल, आज यूएससी ने इस प्रोग्राम का यहाँ पे इनकार किया है। इनका मौजूद जो इंसानी बुनियादी हुकूक से रिलेटेड है और इसमें जो है इज्जत और एहतराम की भी जो है वो यहाँ पर नहायत जरूरत है। आज जो इन्होंने जिन लोगों के लिए बात करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं उनको मुआशरा जो है आमतौर पर रद्द कर देता है। जब वो काम करने के लिए घरों में जाते हैं तो कई मरतबा उनको पानी देते हुए भी जो है ना वो सोचा जाता है कि इनको हमारे पास तो बर्तन ही नहीं है। और जब जरूरत होती है तो यही माशरा उनको अपनी बड़ी बड़ी लग्जरी कारों के अंदर जो है वो बिठा लेता है और उनके पास स्टिक होती है और रोडों के ऊपर मैंने देखा है। तो हमें यहाँ पर हम जब इदारों से बात कर रहे हैं कि हमें वाटर बोर्ड से बात करनी चाहिए, हमें हुकूमती अराकीन से बात करनी चाहिए, तो मुआशरा क्या कर रहा है? क्या हम उनकी इज्जत कर रहे हैं? हमें उनको कम से कम इज्जत तो दे सकते हैं ना, कि जब वो आते हैं काम करने के लिए तो उनको रिस्पेक्ट दें। और इसके साथ साथ जो है हमें जिस तरह के मास्टर गोपाल राज साहब ने भी कहा कि इसको हमें निचली सतह पर जो है प्रोग्राम करने चाहिए। और अप्रिशिएट करना चाहूँगा नईम सादिक साहब आपको, जाहिद फारूक साहब और यूनिवर्सिटी की पूरी टीम को कि जो ऐसे प्रोग्राम का इनकार करें। बहुत शुक्रिया। हाँ कर ले आप। अच्छे वक्त यास लगाए बैठा हूँ, सपनों का एक मंजर सजा है। तेरे आने की कोई खबर दे मुझे, सारा घर मेरा नाम फैसल इकबाल है और मुझे काफ़ी अरसे से जो है अर्बन रिसोर्सेज सेंटर के जो है वो मैसेजेस मिलते हैं कि ये चीज़ करते हैं। लेकिन आज मैंने अपने काम से जो है वो ख़ास निकाल के जो ये मौजूद है इसके लिए आना मुनासिब समझा। मैं पहले तो सारी अर्बन रिसोर्सेज टीम की तमाम अरकान को जो है वो सल्यूट पेश कर रहा हूँ कि उन्होंने एक ख़ास मौजू पे फिक्री नशीस की। उसके बाद जो नईम सादिक साहब हैं उन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। उन्होंने गुफ्तगू का जो शुरुआत की वो इमोशंस और जो क्वेश्चंस थे वो उसमें इग्रेशंस थे, मुझे वो बहुत छुए कि ये ऐसे होना चाहिए कि ये लोग जो काम कर रहे हैं क्या इनकी ज़िंदगी यही है और इनके आने वाली औलाद भी क्या ऐसी गुजारेगी? ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे हमारे दोस्त बात करते रहे कि माशरे का भी बहुत बड़ा किरदार है कि हम लोग
बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से लेके इसे जो है वो देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए। हमारे बहुत सारे दोस्तों ने बात की, मनोहर जॉन साहब ने, हमारे भाई आगे बैठे हैं, मुझे इनका नाम तो नहीं पता है, जिन्होंने जो है बात की कि किसी इदारे में है, ये शायद कराची मोटर सीवेज बोर्ड से ही बात नाम है इनका, जनरल सेक्रेटरी। बड़ी खूबसूरत बातें की उन्होंने, अंदर की खबरें भी जो थी, जो मालूम नहीं होती लोगों को, उसके पता होने के बाद जो है इंसान मजबूती से बात कर सकता है। और जैसे हमारी मोहतरमा जो है सारा मलकानी, इन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से जो है आज बताया और पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया कि हमारा आर्टिकल 10 और 25 जो है वो बराबरी की बात करता है। जब बराबरी की बात की जाती है, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरी बात के बाद, आप जरूर इस पर जवाब दीजिएगा। आप जब इतने टाइम से ये इनिशिएट ले चुके हैं और ये केस आपने फाइल कर दिया है, तो जब बराबरी की बात की जा रही है तो कोर्ट में ऐसी क्या वजह है कि इन लोगों को बराबरी की बुनियाद पे जो है वो आज़ाद नहीं किया जा रहा? बहुत शुक्रिया। आखिर में मैडम सीमा लियाकत हमारी डायरेक्टर अर्बन रिसोर्स सेंटर बात करेंगी। हो गया? अच्छा, आपका मेरा नाम शुक्ला है। मेरा सवाल की क्लैरिफिकेशन थोड़ी बात हो जाएगी कि जो आपने मशीन्स का मेंशन किया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में इस वक्त क्या गैप है, एंड स्पेशली इफ AWSC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्जर ओवरसीइंग ऑफ ऑल दिस, एंड उसके बाद आपके पास प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स भी आ जाते हैं, तो इन सारी बॉडीज में क्या गैप आ रहा है कि ये जो मशीन्स वगैरह हैं ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा? मैडम सीमा आप भी बात करें, फिर आप फाइनल बात इसका रिप्लाई कर दीजिए। बहुत शुक्रिया नीम साहब, सना अल्तानी साहब, बहुत खूब अंदाज में यहाँ पे आसान अंदाज में बात करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर हमारे साथ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और मैं चाहूँगी कि स्टूडेंट्स अपने अपने तौर पे इस पर कलम उठाएँ। जिसका जो काम है, जिसका जो रोल है, उसको ज़रूर अदा करना चाहिए। आप अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, आप अपने हिस्से का, तो हमारे स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि वो इस पर असाइनमेंट्स बनाएं, अपने टीचर्स के साथ, अपनी फैकल्टी के साथ डिस्कस करें। अभी जो हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री देखी है, जिन साहब की हमने वीडियो देखी है, हमने बहुत करीब से आज पहली बार देखा है सब कुछ, और वो भी इस वीडियो की सूरत। हकीकत में हम नहीं देख सकते क्योंकि हम इग्नोर करते हैं, हम देखना नहीं चाहते, हम नज़र बचा के वहाँ से गुजर जाते हैं। मैं पर्सनली अपनी भी बात कर रही हूँ कि हम नज़र बचा के वहाँ से गुजर जाना चाहते हैं, हम इस तरह देखते ही नहीं कि वो जो मेरे घर की, मेरी गली की सफाई कर रहा है, उसके क्या मसाइल हैं, उसको भी समझने की जरूरत है। और जैसा इन्होंने बताया कि कोई निखर पड़त नहीं होती। आपने यहाँ साहब ने सवाल किया कि FIR क्यों नहीं काटते, तो उन्होंने कहा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ही साइन नहीं है, यानी कि मसाइल गलत मसाइल। आप किस किस को रोइए, कुछ भी हमें नहीं मिल रहा है, तो बाकायदा तौर पर एक मुहिम की सूरत, एक चैंपियन की सूरत अपने अपने तौर पर, ज़रूरी नहीं कि हम सब इज्तिमाई होकर इस काम को करें, आप सब लोग इंफरादी तौर पर भी इसको कर सकते हैं। और मेरी भी हैसियत एक जिम्मेदारी है कि हम भी एक जिम्मेदार शहर के ऊपर इन लोगों के लिए आवाज़। बहुत शुक्रिया। सारा पहले आप बात कर ले, फिर एक सवाल था कि अगर इनके पास इतनी मशीनें हैं फिर ये इस्तेमाल क्यों नहीं करते, क्या यही समझता? अच्छा, मैं आपसे बहुत ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ कि मैं खुद इस बात को समझने से कासिर हूँ कि अगर आपने 100 करोड़ के लगभग खर्च करके 150 मशीनें खरीदी हुई हैं, तो पहले उनको क्यों नहीं इस्तेमाल करते? यहाँ वो मशीनें पूरी तरह काम नहीं करती उस काम को जो कि यहाँ जरूरत होती है, क्योंकि बहुत सा कचरा जो है वो बनने के दिन फसल हुआ होता है, सॉलिड मटीरियल। ये जो मशीन है ये लार्जली सक्शन बेस्ड है, तो वो पानी को तो खर्च कर सकती हैं, मगर वो स्ट्रॉन्ग उसमें जो स्टोन्स और सिल्ट सॉलिडिफाइड और सॉलिड मटीरियल उसके अंदर जमा हुआ होता है, उसको उठा नहीं सकती। एक मुझे कभी ये शक पड़ता है कि इन लोगों को मशीन इस्तेमाल नहीं करनी आती। तीसरा मुझे शक पड़ता है कि उनकी मेंटेनेंस में डेफिशिएंसीज हैं और बहुत सी मशीन्स शायद अब सेरेमोनियल मशीन्स बनती चली जा रही हैं, एक लाइन में खूबसूरत तरीके से खड़ी हुई।
शायद ये आपको बेहतर बता सकेंगे इसके बारे में, अगर आप चाहें तो बताइए। एक 2 मिनट। हाँ सर, मौसम मैंने सिर्फ खदशात बताए हैं। सर हमारे पास जो मेन होल बना, थोड़ा सा उस पर वो करके अपना इंट्रोडक्शन में कुछ दोस्त अभी है। मेरा नाम मोहसिन वदा है, मैं कराची वाटर सर्विस कॉर्पोरेशन में पीपल ट्रेवल यूनियन का जनरल सेक्रेटरी। ये अभी जो बात की, तो मेन होल जो है हमारे, उनका कोई स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं, कहीं पर 24 फुट है, कहीं पर 4 फुट। तो जो मशीनरीज हमारे पास हैं बिल्कुल ऑपरेशनल है, मगर प्रॉब्लम ये है कि वो राडिंग की जो पाइप है उसको मेन होल में डाल कर फिर पाइप में डालते हैं, वो उसका प्रेशर डाल मारने के लिए। तो भरे हुए मेन होल में उतारना जो है वो जिम्मेदारी है उनकी, उसके बगैर वो मशीनें काम नहीं करती, क्योंकि स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया हुआ। और जो बात कर रहे होते हैं, जो मैनेजमेंट जवाब दे रही है, वो भी हमें 2 नंबर जवाब दे रही है, मुतमईन कर रही है। 150 मशीनें जो है बगैर ऑपरेशनल स्टाफ के काम नहीं कर सकती, और वो उनकी मजबूरी है कि वो मेन होल में उतरेंगी। पानी सट कर लेते हैं, उसके बाद जो फिर वो ब्लॉक पड़े, मोटरसाइकिलें पड़ी, बड़ी अजीब अजीब सी चीजें होती हैं। मेरे पास तस्वीर है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो वो प्रॉपर मशीनें आदमी के बगैर नहीं कर सकती, और हर मशीन पे 3 का स्टाफ है, मगर सिर्फ ड्राइवर चला रहा है। ठीक है, सारा कमेंट्स कहना चाहेंगे? नहीं, आप तमाम ख़वातीनो हज़रात का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने आज यहाँ आने के लिए वक्त निकाला। शहर के इस अहम मसले को हम सब ने मिल के समझने की कोशिश की। ये मसला हम सबका मसला है, ये हमारे शहर का मसला है, ये हम शहरियों की कीमती जानों का मसला है। इस गुफ्तगू को स्टॉप नहीं होना चाहिए। आप जहां हैं, जिस तंजीम में हैं, आप अरेंज करें वहां पे लोगों को। नईम सादिक साहब से, मैडम सारा मकानी एडवोकेट साहबा से हम दरख्वास्त करेंगे कि वो भी उस गुफ्तगू का हिस्सा बने। कोर्ट में ये केस है, अगर कोई दोस्त, जैसे भी हमने मौसम राजा से कहा है कि अगर वो इसमें शामिल होना चाहते हैं तो वो शामिल हो सकते हैं। और आप लोगों का अर्बन रिसोर्स सेंटर के बिहाफ पे नईम सादिक साहब, मैडम सारा मकानी और हम सब बतौर टीम काम करते हैं। आप तमाम ख़वातीन हज़रात का शुक्रिया।